छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने बड़े ही मेजॉरिटी से इन स्टेट्स को जीत लिया है। डिस्पाइट सारे एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं बन सकती है। तो आज हम इस सिंप्लीफाइंग द अनसिम्प्लीफाइड एपिसोड 1 में ये जानेंगे कि आखिर बीजेपी ने इसे कैसे किया। तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्षितिज चंद पांडे, जो कि IIL इंदौर के फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हैं। तो क्षितिज चंद पांडे, आप बताइए कैसे आखिर बीजेपी ने इन स्टेट्स में इतना आसानी से कब्जा बना सका। तो बताइए आखिर बीजेपी ने कैसे किया। छत्तीसगढ़, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्राइबल वोटर्स है, और सारे ट्राइबल वोटर्स बीजेपी के तरफ नहीं थे, कांग्रेस की तरफ थे। और मध्य प्रदेश में भी काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ हो रही थी, जैसे उज्जैन के रेप केस हुए थे। बट इन सभी के बावजूद भी बीजेपी ने कैसे वहाँ पे इतने अच्छे से इलेक्शन जीत सका। शुरू हम करना चाहेंगे राजस्थान से, जो कि मेंशन नहीं किया गया था। राजस्थान का जीत एक बहुत ऑब्वियस जीत था, क्योंकि वहां पे हम लोग देखे हैं कि हर 5 साल बाद सरकारें बदलती रहती हैं। लेकिन इस बार क्या चेंज था कि गहलोत जो था, अशोक गहलोत जो थे वहां के चीफ मिनिस्टर, वो अपने अंतिम 6 महीने 8 महीने के जो उनका टेन्योर था उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए काफी वेलफेयर स्कीम्स भी लागू किए थे, जिसकी वजह से सिर्फ एक चेंज हुआ कि जो डिफीट जो कांग्रेस को हर 5 साल बाद एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी से बीजेपी आती थी, वो इस बार नहीं आ पाई। और आते हैं मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, 6 महीने चुनाव के 8 महीने 1 साल पहले तक पूरे मध्य प्रदेश में एक माहौल बनाया गया था कि शिवराज को चेंज किया जा सकता है, या फिर शिवराज अगर कंटिन्यू रखते हैं तो वो इलेक्शन हार सकते हैं। पूरा मध्य प्रदेश में ये माहौल बनाया गया था, और कई ऐसी चीजें भी थी जो शिवराज के अगेंस्ट जा रही थी, जैसे कि 2020 में चुनी हुई सरकार को गिराने का हो, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट 2018 में बनकर आई थी, जो 18 महीने 15 महीने की सरकार बनी थी, उस चुनी हुई सरकार को विधायकों को इधर उधर करके गिराने का आरोप हो, या फिर जो 2018 में स्वर्ण आंदोलन हुआ था, या फिर मंदसौर में जो गोली चली थी, और 18 साल का एक चेहरा जो शिवराज सिंह चौहान का था वो उनके खिलाफ जा रहा था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन के दिन एक मास्टर स्ट्रोक चला। उस मास्टर स्ट्रोक का नाम था लाडली बहना योजना। इस योजना के तहत शुरुआती कुछ महीनों में एक वर्ग की महिलाओं को जो फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग नहीं है, जो और जिनके पास उतनी संपदा नहीं है, उनके लिए ये योजना शुरू की गई, जिसमें ये था कि उनको हर महीने 10 तारीख को 1000 रुपए दिए जाएंगे। और शिवराज का ये वादा था कि हम धीरे धीरे इसको बढ़ाकर 3000 तक ले जाएंगे। और कांग्रेस भी उसका देखा देखी एक योजना शुरू की थी, जिसमें वो काफी हद तक फॉर्म भरवाई भी थी महिलाओं का। लेकिन एक टेंडेंसी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी, कि जब तक पैसा आ ना जाए तब तक कोई विश्वास नहीं करता है। बीजेपी के साथ ये हुआ कि उसका पैसा पहुंचा, पहले 1000 रुपए पहुंचे, फिर उसको बढ़ा के 1250 रुपए किए गए। और फिर शिवराज का ये बार बार कहना कि मैं फिर इसको 1500 करूंगा, फिर 1750 करूंगा, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 3000 ले जाऊंगा। तो उनका 1000 से 1250 पे ले जाना महिलाओं के दिमाग में ये बात को बैठा दिया कि हाँ, आने वाले दिनों में हमें 3000 भी महीने मिलेंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात हुई मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के चुनाव के ऐन पहले 10 दिन पहले 7 तारीख को वहां पर पैसे दिए गए। मैंने आचार संहिता लगी हुई थी, फिर भी महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचे। ये आचार संहिता में कोई नई योजना शुरू नहीं की जा सकती थी, लेकिन ये पहले से चली हुई योजना थी, जो 6 महीने पहले से योजना चली आ रही थी। तो वो जो 7 तारीख को पैसे मिले धनतेरस के ऐन पहले, ये महिलाओं को कुछ हद तक मदद की, जो निम्न वर्ग की महिलाएं हैं। और ये मोटिवेट किया, क्योंकि अगर हम लोग सड़कों पे जाएं, किसी भी व्यक्ति से पूछें कि चुनाव के पहले कि मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है, सबके जुबान पे सिर्फ एक ही चीज था, यार देखो शिवराज तो अच्छा काम किया है, पर 18 साल हो गए हैं। लोगों के दिमाग में ये घर कर गया था। लेकिन जो महिला वोटर हैं, जो खुल के बीजेपी को सपोर्ट की और शिवराज को सपोर्ट की, ये मध्य प्रदेश में चुनाव जिताने का उनका पहला कारण था। और भी कई कारण थे, लाडली बहना योजना एक कारण हो सकता है, लेकिन सिर्फ कारण वही नहीं हो सकता है। जैसे 162 सीटें आई हैं। जहां तक बात है छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में जब हम लोग आते हैं तो एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ था, और जो दिखता भी था,
संघ हो या फिर जितने भी एनजीओ हो, यहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तारीफ करती थी कई योजनाओं को लेकर। जैसे उनका गोधन योजना था जिसमें वो किसानों से गोबर खरीदते थे, और ऐसी कई योजनाएं थी। बस्तर में इतना अच्छा विकास किया गया था, नक्सली प्रभावित क्षेत्र है बक्सर छत्तीसगढ़ का, उसमें काफी अच्छी तरह विकास किया गया था छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। फिर छत्तीसगढ़िया आइडेंटिटी को लेकर जिस तरह भूपेश सिंह बघेल और बाकी पूरी कांग्रेस गवर्नमेंट वहां पे काम की थी, वो काफी हद तक छत्तीसगढ़ के लोगों के दिमाग में बैठा था कि हाँ, ये सरकार हमारे लिए फायदेमंद है। धान की खरीद हो, धान की खरीद जो एमएसपी थी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा थी पूरे भारत में, और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। लेकिन फिर भी कांग्रेस हार गई। इसमें मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा कारण है वो आता है धर्म का। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ कि जब से कांग्रेस की सरकार आई थी, तो जैसा कि पूछा गया था, ट्राइबल वोटर्स बीजेपी के कोर वोटर नहीं माने जाते हैं। बीजेपी खास तौर से शहरों की पार्टी और ऊपरी जातियों की पार्टी मानी जाती रही है हमेशा से। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हुआ कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने के बाद जो कन्वर्जन था गांवों में आदिवासियों के बीच फ्रॉम हिंदू टू क्रिश्चियंस, वो रेट में काफी तेजी देखी गई। ये सिर्फ एक इलाके छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा देखा गया। कई ऐसी न्यूज़ें आती थी जहां हिंदू मुस्लिम संघर्ष भी हुआ है, जिसमें सरकार मुसलमानों के लिए कुछ अच्छे काम की, उनको कंपनसेट की, वहीं उल्टा हिंदुओं को उतना कंपनसेशन नहीं दे पाई जितना मुसलमानों को दिया गया। और फिर क्रिश्चियन जो आदिवासी क्षेत्रों में हिंदू को क्रिश्चियंस बनाने की बात हो, वो सब चीजों को लेकर बीजेपी पूरा नैरेटिव चलाई। पूरे 5 साल जो हम लोग देख रहे थे कि बड़े आंदोलन नहीं हो रहे हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के द्वारा, छत्तीसगढ़ बीजेपी एकदम शांत है, लेकिन वहां पे गांवों में जा जाकर हर एक व्यक्ति को धर्म के आधार पर बीजेपी से जोड़ा गया है। ये 5 साल में बीजेपी की है, और जिसकी वजह से उसको जीत मिली। जो दूसरा कारण है छत्तीसगढ़ में जीत का, वो ये है कि वहां पर छत्तीसगढ़ जो बीजेपी है छत्तीसगढ़ की, वो सेम योजना लागू करने का प्रॉमिस की छत्तीसगढ़ की महिलाओं से जो मध्य प्रदेश में है। लाडली बहना योजना के सिमिलर ही एक योजना चालू करने की बात की गई छत्तीसगढ़ में, जिसमें ये बोला गया कि हर शादीशुदा औरत को, वो किसी भी एज से हो, उसको महीने में कुछ पैसे दिए जाएंगे। और सिर्फ एक प्रॉमिस ही नहीं किया गया, बल्कि हर एक जो वहां का प्रत्याशी था, विधायक पद का प्रत्याशी था, या फिर जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है छत्तीसगढ़ में, वो हर एक घर में जाकर, हर एक महिलाओं के पास जाकर इस बात को इंश्योर किया कि वो फॉर्म भरें, जिसके तहत उनको भविष्य में वो जो निधि है, जो पैसे हैं, उनको डायरेक्ट उनके खाते में आए। और ऐसा नहीं था कि कोई 5,000 या 10,000 फॉर्म भरे जा रहे हैं। एक एक प्रत्याशी के द्वारा कोई 70,000 फॉर्म भरवा रहा है, कोई 60,000 फॉर्म भरवा रहा है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण रहा छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत का। अच्छा, आपने बताया मध्य प्रदेश में स्कीम्स की वजह से बीजेपी ने जीता, तो स्कीम्स का असर आम जनता पे पड़ता है। दिल्ली में भी उस स्कीम के बेसिस पे दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी ने रिटेन किया, और उसी स्कीम का सपना फिर से पंजाब में दिखाया, और फिर से पंजाब में जीता। लेकिन राजस्थान में भी हम लोगों ने सुना था कि गहलोत ने बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए थे, तो क्या उन सभी स्कीम्स का असर नहीं पड़ा सर जनता पे? स्कीमों का असर पड़ा तभी गहलोत वहां पे 78 के 80 के लगभग सीटें, 70 से 80 के लगभग सीटें आई। नहीं तो अगर हम लोग पास्ट रिकॉर्ड देखें, जब कांग्रेस की सरकार घटती है, क्योंकि राजस्थान का ये नियम है कि हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, काफी 30 साल हो गए, 25 साल हो गए, हम ये देखते आए हैं। लेकिन जब कांग्रेस हारती है वहां पे, तो बहुत बुरी तरह हारती है। इस बार बस ये हुआ कि बुरी तरह हारी नहीं। और जो दूसरा कारण था जो स्कीमों का उतना असर नहीं दे पाया, वो था पेपर लीक का मामला। मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल में दर्जन भर पेपर लीक हुए हैं। एक आध पेपर नहीं, कोई भी सरकारी भर्ती हो, कुछ दिन बाद खबर आती थी पेपर लीक हो गया। उसके वजह से युवाओं के मन में बहुत गुस्सा था। और जहां तीसरी बात है राजस्थान का। अच्छा। और जो तीसरा सबसे बड़ा कारण था राजस्थान में कांग्रेस की हार का, वो था महिला सुरक्षा को लेके। सेम इश्यू है मध्य प्रदेश में, सेम इश्यू है राजस्थान में।
लेकिन विपक्ष उस मुद्दे को कैसे भुनाता है, उस मुद्दे को कैसे जनता के सामने लाता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मध्य प्रदेश में इतना बड़ा रेप कांड हुआ उज्जैन में, पूरे कांग्रेस के कैंपेन में उसका एक बार भी जिक्र नहीं हुआ। वहीं पे राजस्थान में जो बीजेपी है, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से लेके बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी तक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, हर एक रैली में, हर एक अपने कार्यक्रम में रेप्स का, जो राजस्थान में महिलाओं के प्रति बलात्कार हो रहा है, जो दलितों का शोषण हो रहा है, हर एक रैली में उठाने का प्रयास किया गया। लेकिन मध्य प्रदेश में वो नहीं कर पाना कांग्रेस की असफलता है। लॉ एंड ऑर्डर को मामला बनाया गया राजस्थान में, लेकिन वही लॉ एंड ऑर्डर जो राजस्थान के बराबर ही है मध्य प्रदेश में महिलाओं के प्रति, उसको मामला नहीं बना पाई कांग्रेस। इस वजह से ये दोनों स्टेट का अलग रिजल्ट आया कांग्रेस के लिए। तो चारों स्टेट में तो 3 में से बीजेपी ने जीत लिया, बट एक था तेलंगाना इनके हाथ से निकल गया, कर्नाटका भी हाथ से निकल गया था। हम जब भी देखते हैं साउथ में बीजेपी हमेशा हार जाती है, और वही नॉर्थ बेल्ट में एकदम प्रचंड बहुमत आता है। तो ऐसा क्या चीज़ है कि साउथ में बीजेपी नहीं जीत पा रही है, और ऐसा क्या कर सकती है बीजेपी कि जिससे कि वो साउथ में बीजेपी जीत सके? साउथ की पॉलिटिक्स, जो साउथ ऑफ इंडिया है, उसकी पॉलिटिक्स नॉर्थ से काफी अलग है। साउथ की पॉलिटिक्स, जो स्पेसिफिकली तमिलनाडु की बात की जाए तो द्रविडियन पॉलिटिक्स चलती है। 1965 के दशक से एक हिंदी विरोधी भावना वहां पे जगाई गई, जिसकी वजह से वहां की जो मूल पार्टी है डीएमके, द्रविड़ मनुत्र कझगम, जो वहां की पार्टी है, वो उसको काफी तौर पे उस चीज का फायदा हुआ। और इतना ही नहीं, जो वहां पे जो मेजर विपक्ष की पार्टी है एआईएडीएमके, उसका भी पॉलिटिक्स द्रविडियन पॉलिटिक्स है। ये दोनों जो पार्टियां हैं, ये एक द्रविड़ मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स करती हैं। उसके मूल भावना है ब्राह्मण विरोधी। और पूरे उसमें तमिलनाडु में एक भावना फैलाई गई थी 1960-1965 के दशक में एंटी ब्राह्मण की। और जब बीजेपी बनी, उस वहां के लोगों के, जो वहां की लोकल पार्टियां थी, वो भी ये भावना फैलाने में सफल रही कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण राजपूत बनी हो, मतलब ऊपरी जातियों की पार्टी है, अपर कास्ट की पार्टी है, जिसकी वजह से बीजेपी को तमिलनाडु में अभी तक उतना स्कोप नहीं मिला है। अभी भी उनका सिर्फ 5 विधायक है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स में तमिलनाडु के। और अब आपका 2024 के लिए क्या प्रेडिक्शन है? कितने सीट्स आ सकती हैं बीजेपी को और कांग्रेस को? 2024 की जहां तक सवाल है तो 2000, अगर हम लोग पूरा ये चुनाव को देखें 2014 से, 2014 में बीजेपी का सबसे बड़ा जो पोस्टर था वो ये कहता था गुजरात मॉडल। एक मॉडल के तहत पेश किया गया था गुजरात को, जिसकी वजह से 2014 में जीत हुई। 2019 का चुनाव था बालाकोट, जब पुलवामा हमला हुआ हमारे सैनिकों के ऊपर। उसके बाद सरकार ने अपनी स्ट्रॉन्ग विल दिखाते हुए जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक किए, वो बीजेपी को काफी हद तक फायदा किया। काफी हद क्या बहुत ज्यादा फायदा किया, जिस वजह से 303 सीटें मिली। ये 2019 का चुनाव था। 2024 में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, वो फैक्टर होगा 22 जनवरी 2024 को इनॉग्रेट होने वाला राम मंदिर। पूरा नॉर्थ इंडिया, पूरा काऊ बेल्ट राम मंदिर के प्रति जो भावना रखता है, वो शायद ही किसी और मुद्दे से उतना भावनात्मक लगाव हो पूरे नॉर्थ इंडिया को। और एक इमेज बना के रखी गई है कि राम मंदिर के लिए लड़ा कौन? बीजेपी, जो कि कुछ हद तक सच भी है। तो 2024 का चुनाव बीजेपी राम मंदिर पे करने वाली है, और राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को आराम से, बहुत कम हुई तो 330 सीट के ऊपर ही आने वाली है, 100%। अच्छा, कांग्रेस कैसे जीत सकती है? अगर उसे बीजेपी को टैकल करना होगा तो बीजेपी को फ्यूचर में कैसे टैकल कर सकती है? और साथ ही में अगर 24 का लोकसभा इलेक्शन उसे जीतना होगा तो फिर कांग्रेस कैसे कर सकती है? ये लोग को बीजेपी की तरह हराना पड़ेगा। ये करके नहीं कि हिंदू पॉलिटिक्स करके बीजेपी को कभी नहीं हराया जा सकता है। ये एकदम सच बात है। बीजेपी को अगर हराना है तो बीजेपी के मॉडल पे हराओ। अगर एक चीज लोग नोटिस किए होंगे कि 2014 के पहले जब भी बीजेपी से डेवलपमेंट की बात होती थी, जब भी बीजेपी से ये बात होती थी कि आप अगर सत्ता में आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, तो बीजेपी वहां पे गुजरात मॉडल पेश करती थी।
याद होगा दैनिक जागरण के पहले पेज पर साबरमती नदी 2002 के पहले कैसी थी और 2002 के बाद कैसी है, सूरत का जो बस अड्डा है 2002 के पहले कैसा था और 2002 के बाद कैसा है, ये बाकायदा हर जगह प्रचार किया जाता था बीजेपी के द्वारा 2015, 2016, 2017, 2018 तक। एक गुजरात मॉडल का पूरी जगह पूरे भारत में एक था कि गुजरात मॉडल। लेकिन 2018 में जो चुनाव होते हैं गुजरात के 2017 में, उसके बाद ये नैरेटिव चेंज किया गया। गुजरात मॉडल जो एक डेवलपमेंट मॉडल था, उसके बदले उत्तर प्रदेश मॉडल लाया गया, बुलडोजर मॉडल ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर। वो अब कहीं भी जाएंगे, एक बंगाल का चुनाव छोड़ दिया जाए तो जहां पे 2021 का बंगाल का चुनाव था वो गुजरात मॉडल पे लड़ा गया, बाकी और कहीं भी जाएं हम लोग पूरे भारत में जहां बीजेपी प्रचार करने जाती है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली हो, योगी आदित्यनाथ का रैली हो, अमित शाह का रैली हो, कोई बड़े बीजेपी नेता का रैली हो, वहां पर बुलडोजर खड़े रहते हैं। बुलडोजर तो अब बीजेपी का चुनाव चिन्ह है नहीं। बुलडोजर खड़ा होने का सबसे बड़ा यही कारण है कि बीजेपी उसको एक मॉडल की तरह पेश कर रही है कि जो उत्तर प्रदेश 2017 के पहले एक बहुत पिछड़ा हुआ राज्य का उनको उसको दर्जा प्राप्त है, बहुत एक मेंटालिटी थी लोगों की, हाँ उत्तर प्रदेश मतलब एक गरीब राज्य, पिछड़ा हुआ राज्य, हाँ। लेकिन 2017 के बाद से इनकी ब्रांडिंग की वजह से, खास तौर पे इनकी जो ब्रांडिंग, इनकी जो मार्केटिंग स्किल है पूरे बीजेपी की, उसके बदौलत बहुत चेंज हुआ है और यूपी को ऐसा मॉडल स्टेट हिंदी बेल्ट में तो एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। शायद कनेक्शन बीच में टूट गया था। हाँ, आपने यहाँ तक बताया था कि बीजेपी को वो अपने मॉडल के हिसाब से जीतती है, तो मतलब अब कांग्रेस को भी अपना कुछ ऐसा मॉडल प्रेजेंट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली कांग्रेस की गलती क्या हो रही है चुनाव दर चुनाव, कि सिर्फ और सिर्फ वो बीजेपी को नहीं, नरेंद्र मोदी को कोसते हुए चुनाव लड़ रही है। वो अपना कोई एक मॉडल पेश नहीं कर पा रही है कि जब हम चुनाव जीते तो हम इस राज्य की तरह आपका राज्य बनाएंगे। बीजेपी कांग्रेस मध्य प्रदेश में महाकाल लोक, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी 18 महीने की सरकार, महाकाल लोक का फाउंडेशन स्टोन उसी समय रखा गया था। इंदौर मेट्रो, भोपाल मेट्रो का उसी समय रखा गया था। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस उसका एक जिक्र तक नहीं कर पाई। ये कांग्रेस की विफलता है। एक कोई मॉडल स्टेट की तरह पेश नहीं कर पाई कांग्रेस, ये कांग्रेस की विफलता है। महाकाल कॉरिडोर ये कांग्रेस गवर्नमेंट का काम था। बिल्कुल, फाउंडेशन स्टोन 2018 में रखा गया था कमलनाथ के द्वारा। कोई भी न्यूज़पेपर कटिंग, कोई भी कहीं भी ये बात मालूम चल जाएगी। लेकिन फिर ये बीजेपी की ब्रांडिंग आती है, बीजेपी जो अपने नाम पे कर ले, ये शिवराज का काम है। हाँ, अभी तक मुझे लग रहा था कि बीजेपी की ब्रांडिंग में, सब तक मुझे लग रहा था कि शायद बीजेपी का एक काम था, नरेंद्र मोदी का काम था, क्योंकि वो जाके ऐसे वो नहीं, वो कमलनाथ के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया था महाकाल लोक का, उनका कंसेप्ट था। और जहां तक बात है बाकी स्टेट्स में एक, हाँ, इसलिए हम भी देखें तो आम आदमी पार्टी भी जब भी किसी भी स्टेट में जाती है तो अपने दिल्ली मॉडल की बात करती है। एग्जैक्टली, ये हमारा स्कूल, हमारा तेलंगाना चुनाव में थोड़ा बदलाव आया है कांग्रेस के अप्रोच में। यार जो केसीआर के बेटे हैं वो आईटी मिनिस्टर थे और उनके ऐसा आईटी मिनिस्टर रहते हुए हैदराबाद में काफी विकास किया गया। हैदराबाद में कई कंपनियां से स्टैब्लिश हुई और कई बड़े बड़े एमएनसीज हुए, उनके ऑफिस भी हैदराबाद में है। लेकिन कांग्रेस वहां पे क्या काम की, रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस को वहां लीड कर रहे थे, उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने हैदराबाद मॉडल को बैंगलोर मॉडल से कंपेयर कर दिया जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है। और इस चीज का फायदा पूरे कांग्रेस को पूरे तेलंगाना में मिला है कि कर्नाटक को उन्होंने ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया और इस चाल में पूरी बीआरएस फंसती गई। बीआरएस नेताओं की, भले केसीआर हो, केटीआर हो, कविता हो जो केसीआर की बेटी है, उनके हर एक चुनावी रैली में ये बात की गई कि किस तरह हैदराबाद बेहतर है बैंगलोर से। तो मैंने वो भी इस कंपैरिजन को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही थी, तभी वो हैदराबाद को बेहतर बता रही थी। अगर उनको था कि उस चीज को निगलेक्ट करना, उस चीज को और प्रमोट नहीं करना, तो वो बैंगलोर का नाम ही नहीं लेती। तो उनके दिमाग में भी ये घर कराने में कांग्रेस के लीडर तेलंगाना में स्पेसिफिकली सक्सेसफुल हुए थे, उनको सक्सेस मिली थी। तो थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने इन सभी चीज़ों पे हमसे डिस्कस किया। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।